चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम ज्वार या टाइड जो है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये टाइड होती क्या है? टाइड जो है बेसिकली जब महासागर का जल स्तर, ओशनिक वाटर लेवल जो है, जब ऊपर उठता है और नीचे की तरफ जाता है तो उसी को कहते हैं ज्वार। तो महासागरीय जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे की तरफ उतरना, मतलब राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर जो है वही कहलाता है ज्वार। जब जल स्तर उच्च होता है, वाटर लेवल हाई होता है, तो उसे बोलते हैं हाई टाइड। और जब वाटर लेवल लो होता है, मतलब निचले स्तर पर नीचे की तरफ होता है जल का स्तर, उसे बोलते हैं हम निम्न ज्वार। निम्न ज्वार। तो जब पानी पूर्ण रूप से नीचे आ चुका है उसे निम्न ज्वार कहा जाएगा। जब पानी अपने उच्चतम अवस्था में है, हाईएस्ट लेवल पे है, उसे कहते हैं उच्च ज्वार या हाई टाइड। हाई टाइड। और इसे कहते हैं लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड के बीच में क्या होता है? जब एक बार महासागरीय जल स्तर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ओशनिक वाटर जो है वो खिंचता है या वो अट्रैक्ट होता है, इसीलिए ओशनिक वाटर लेवल जो है वो राइज अप होता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन और मून के। और जब वो राइज अप होता है उसके बाद सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लगना बंद हो जाता है, तब वहां पे वाटर लेवल जो है वो वापस नीचे उतरता है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब जल स्तर ऊपर उठता है और नीचे की तरफ जाता है, उसी को हम ज्वार कहते हैं। जब जल स्तर अपने उच्चतम अवस्था में होता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है, उसे कहते हैं हाई टाइड या उच्च ज्वार। जब जल स्तर नीचे उतरता है या वाटर लेवल नीचे गिरना शुरू होता है, तो उस नीचे की तरफ आने वाले जल स्तर को कहते हैं भाटा। मतलब ये जो जल स्तर नीचे उतरना शुरू हो गया इसे कहेंगे भाटा या एब। भाटा। फिर उसके बाद जब निम्नतम स्तर पे आ चुका है, वाटर लेवल बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है, उसे लो टाइड कहेंगे। लो टाइड के बाद वापस क्या होता है? जल स्तर जो है वापस धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो ऊपर की तरफ उठना जब शुरू होता है जल स्तर, तो उसे कहते हैं फ्लड करंट, या फिर बहाव होने लगता है तटवर्ती क्षेत्र में, जिससे वापस तटवर्ती क्षेत्र में या समुद्र में जल स्तर जो है ऊपर उठ जाता है। तो ज्वार की सिंपल सा अर्थ अगर हम देखें टाइड का, तो राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन इज कॉल्ड टाइड। या फिर हिंदी में अगर बात करें तो महासागरीय जलस्तर का ऊपर उठना और नीचे की तरफ जाना, किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वही कहलाता है ज्वार। अब ज्वार जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन और मून का लग रहा है, उसके साथ साथ एक और फोर्स लगता है टाइड्स के ऊपर, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। उसको हम आगे अभी चैप्टर में समझेंगे। उससे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून का, दोनों में से किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है महासागरीय जल पर? तो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, इसी वजह से चंद्रमा का, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा लगता है महासागरीय जल स्तर पर, और सूर्य का थोड़ा उसकी तुलना में कम लगता है। हालांकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज एक्चुअली ग्रेटर देन मून, बट अर्थ के ऊपर एप्लीकेबिलिटी की बात करें अगर, या पृथ्वी पर किसका प्रभाव ज्यादा है, तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है और सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। तो सिंपल सी बात है, ज्वार का मतलब महासागरीय जलस्तर का ऊपर उठना और नीचे की तरफ गिरना। ये जलस्तर का ऊपर उठना और नीचे की तरफ जाना बड़े महासागरीय क्षेत्र में इतना स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता जितना कि तटवर्ती क्षेत्र में नजर आता है। कोस्टल रीजन जो होते हैं वहां ये राइज और फॉल जो है वाटर का, ये क्लियरली दिखाई देता है। और एक तट पर इस तरह का जो जल का ऊपर उठना और नीचे जाना है, उसको हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें ये कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, जहां पर कई सारे जहाज हैं, और ये जहाज जो है ये एंकर से बंधे हुए हैं या फिर तटवर्ती क्षेत्र में ये बंधे हुए हैं, इसीलिए पानी के ऊपर उठने और वापस नीचे जाने की वजह से ये बहकर चले नहीं जाएंगे। पर अगर ये जहाज एंकर के साथ बंधे हुए नहीं होते तो उस स्थिति में ये जहाज समुद्र में जा सकते थे। पर अब देखिए किस तरह से जलस्तर ऊपर उठता है और नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस अभी हम वीडियो में देखेंगे ये कई घंटों का प्रोसेस है।
जल स्तर जब नीचे होता है, अभी जैसा दिख रहा है आपको वाटर लेवल बहुत नीचे है, लोवेस्ट लेवल पे है, यहाँ जब पानी भरेगा फिर उच्चतम स्तर पे जब जल स्तर आएगा वो हाई टाइड होगी, फिर वापस पानी जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा, और जब पानी वापस नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे हम कहेंगे कि जब निम्नतम स्तर पे पहुंच जाएगा वो निम्न ज्वार होगी, और जब नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा फॉलिंग ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं एब या भाटा। अब ये किस तरह से होता है उसमें आप देखिए, नोट कीजिए, ये 6 घंटे का प्रोसेस है, धीरे धीरे 6 घंटे में पानी भरता है, 6 घंटे 13 मिनट के आसपास में, फिर उच्चतम स्तर पे पहुंचता है, हाईएस्ट लेवल पे। उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद अब वापस पानी जो है ये धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करेगा, और ये जो नीचे उतरने का प्रोसेस है ये कहलाता है भाटा या फिर एब, और ये भी 6 घंटे 13 मिनट में होता है। तो हर 6 घंटे में पानी ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है। तो ये होते हैं राइज और फॉल जो है वाटर का, ये कहलाता है टाइड या ज्वार। अब देखिए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से और समझते हैं। ये एक कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र। ये तटवर्ती क्षेत्र जो है ये पूरा कोस्टल रीजन है, इसके पास ये महासागर है, और महासागरीय क्षेत्र का जो जल है उस जल स्तर का जो उच्चतम स्तर है, जब वाटर लेवल हाईएस्ट होता है और कोस्ट के बहुत से पाथ को कवर करे हुए होता है, उसको हम कहते हैं हाई टाइड। हर हाई टाइड के बाद क्या होता है, वापस से पानी नीचे उतरना शुरू करता है, और जब पानी नीचे उतरता है धीरे धीरे 6 घंटों में, तब पानी तट से दूर जा रहा होता है, समुद्र की तरफ जा रहा होता है, ओशन की तरफ। तो वाटर जो है जब नीचे उतर रहा है तब वाटर पूरा का पूरा ओशन की तरफ बह रहा है, कोस्ट से दूर जा रहा है, तट से जल जो है दूर जा रहा है, पीछे हट रहा है। तो ये होता है एब या भाटा, जब जल स्तर गिर रहा है और पानी तट से दूर जा रहा है। इसी तरह से पानी जब तट से दूर जाता है, कोस्ट से दूर जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब जल अपने निम्नतम स्तर पे होता है, और जब वाटर लोवेस्ट लेवल पे होता है उसको कहते हैं निम्न ज्वार या लो टाइड। और लो टाइड जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद वापस 6 घंटे में तटवर्ती क्षेत्र में पानी ऊपर उठना शुरू होता है। और पानी ऊपर कैसे उठता है, जब महासागर से जल तटवर्ती क्षेत्र की तरफ बहना शुरू कर देता है, आना शुरू कर देता है। तो तटवर्ती क्षेत्र की तरफ, कोस्ट की तरफ जब पानी आना शुरू होता है धीरे धीरे और भरना शुरू होता है, तो इसे कहते हैं फ्लड करंट या बाढ़ धारा। बाढ़ धारा की जगह आप इसे बहाव भी कह सकते हैं, बहाव। तो बहाव के साथ तटवर्ती क्षेत्र में पानी भरना शुरू होता है। तो इस तरह से ज्वार और भाटा जो है उसकी स्थिति बनती है। तो ज्वार या टाइड का मतलब है महासागरीय जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे की तरफ जाना, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के। अब देखिए इस GIF इमेज में भी आपको वही दिख रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें यदि आप देखें तो ये हाईएस्ट लेवल पे पानी गया, ये हाई टाइड है, वापस नीचे उतर रहा है जल, और नीचे उतरते समय जो जल है वो समुद्र की तरफ जाता है, और ये देखिए नीचे उतरते समय जल समुद्र की तरफ जा रहा है, और तट की तरफ आते हुए जल जो है उच्च ज्वार की तरफ स्थिति बनती है जब कोस्ट की तरफ पानी आता है। तो कभी पानी तट की तरफ आता है, कभी तट से वापस पीछे हटता है, कभी जल स्तर ऊंचा होता है, कभी जल स्तर नीचे की तरफ आता है। ये होते हैं ज्वार, टाइड। अब देखिए टाइड्स जो है वो बनते कैसे हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअली नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पानी ऊपर उठता है और नीचे जाता है। अब डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। मुख्यतः जो ज्वार बनते हैं वो चंद्रमा के कारण ज्यादा बनते हैं, टाइड की वजह से प्रॉपर्ली मून की वजह से, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स मेनली बनते हैं। इसीलिए हम मून का एग्जांपल देख के ही समझ रहे हैं, क्योंकि सन का रोल है बट इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना मून का है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के जिस पॉइंट या जिस स्थान के ठीक सामने चंद्रमा होता है, उस स्थान में जो महासागरीय क्षेत्र है, ओशनिक वाटर, वो जल जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ के कारण चंद्रमा की तरफ खिंचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का, उसकी वजह से मून की तरफ जल जो है ऊपर की तरफ उठता है, और इसीलिए ओशनिक वाटर लेवल राइज अप होता है, महासागरीय जल स्तर ऊपर उठता है। और जो ऊपर उठता है महासागरीय जल स्तर और हाईएस्ट लेवल पे जब होता है उसे कहते हैं उच्च ज्वार। और जब कहीं पर किसी एक पॉइंट पर पृथ्वी में उच्च ज्वार बनता है तो उसके ठीक पीछे, ठीक ऑपोजिट स्थान जो होता है
जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसके ठीक पीछे जो बी पॉइंट है, जो ए पॉइंट से 180 डिग्री की 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर है, इस बी पॉइंट पर जो महासागर है वहां पर भी हाई टाइड बनेगी या उच्च ज्वार बनेगा। उसका कारण ये है, जब एक तरफ से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है समुद्र पर, तो दूसरी तरफ पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल मतलब केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। जितना गुरुत्वाकर्षण बल जल को खींचता है इस ओर, उतना ही बराबर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ लगता है, और दूसरी ओर जो अपोजिट डायरेक्शन है या 180 डिग्री कोणीय दूरी पर स्थित है बी पॉइंट, वहां पर भी उतना ही बल लगेगा। पर ये बल कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल के कारण दूसरी तरफ जो है पानी महासागरीय जल स्तर ऊपर उठेगा। तो पृथ्वी पर एक साथ दो स्थानों पर उच्च ज्वार बनते हैं, या वाटर लेवल जो है वो राइज अप होता है 2 प्लेसेस पर। इन दोनों स्थानों के बीच, जैसे ए और बी जो दो स्थान हैं, इनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री की कोणीय दूरी होती है। एक पॉइंट पर बनता है ज्वार या टाइड, एक पॉइंट पर बन रही है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ किस बल के कारण बनता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। और जहां पर भी हाई टाइड बना है और पानी ऊपर उठा है, उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस पर, ये जो 90 डिग्री की कोणीय दूरी है, वहां बनता है भाटा या निम्न ज्वार। 90 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस मतलब ए, और इसको पॉइंट को दे देते हैं सी नाम। तो ए पॉइंट जो है जहां पर पानी ऊपर उठ रहा है, उससे 90 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर सी पॉइंट है, और यहाँ पे जो महासागर है, ओशनिक रीजन है, उसका वाटर लेवल नीचे उतर रहा है, और निम्नतम स्तर पे जब पहुंच जाता है उसको बोलते हैं लो टाइड, या फिर नीचे उतरने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कमिंग वाटर कमिंग डाउन, उसको कहते हैं एब या भाटा। तो पृथ्वी पर जहां पर भी उच्च ज्वार बने होते हैं, उससे 90 डिग्री की कोणीय दूरी पर भाटे की स्थिति होती है या निम्न ज्वार की स्थिति होती है, लो टाइड या एब की कंडीशन होती है। इसी तरह से इस पॉइंट को भी अगर हम देखें, इसको हम डी नाम दे दें अगर, तो इस पॉइंट पे भी ओशनिक वाटर लेवल काफी कम हो चुका है। और ये पॉइंट जो है, ये भी ए से या बी से किसी से भी कंसिडर कर लीजिए, जहां पे हाई टाइड बन रहा है उससे 90 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर है। तो पृथ्वी पर दो स्थानों पर एक साथ उच्च ज्वार बनते हैं, जहां पानी या महासागरीय जलस्तर, ओशनिक वाटर लेवल राइज अप होता है, और दो स्थानों पर भाटे की स्थिति बनती है या एब की कंडीशन बनती है, जहां वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, पानी नीचे उतरना शुरू हो जाता है, और जब निम्नतम स्तर पे होता है जल, तो उसे कहते हैं लो टाइड। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इसमें अगर हम ध्यान देने वाली बात देखें, तो टाइड्स जो बनते हैं, ज्वार, महासागरीय जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे उतरना जो है, ये 3 प्रमुख बलों के कारण होता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका? चंद्रमा का। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का। अब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल की क्या भूमिका है, क्या रोल है, आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो ये 3 फोर्सेस जो हैं, ये टाइड्स के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। तो ये हमने देखा कि टाइड्स एक साथ किन किन स्थानों पे बनती है। तो पृथ्वी पर एक साथ 2 स्थानों पर ज्वार बनते हैं, उच्च ज्वार बनते हैं, और 2 स्थानों पर निम्न ज्वार बनते हैं। अब कहीं पे भी अगर टाइड बन रहा है, तो वहां उच्च ज्वार यदि बना है, या जलस्तर, अगर मान लीजिए ये कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र है ये, इस तटवर्ती क्षेत्र में, इस कोस्टल रीजन में वाटर लेवल अभी कम है, नीचे है। कुछ समय बाद क्या होगा? पानी महासागर से इसकी तरफ आना शुरू करेगा, और जब तट की तरफ पानी आना शुरू करेगा, तो एक समय बाद जलस्तर काफी उच्च हो जाएगा। तो किसी भी स्थान पर उच्च जलस्तर और निम्न जलस्तर जो है, उसमें कितनी समय अवधि होती है, मतलब कितने समय बाद पानी वापस ऊपर उठता है। और किसी भी स्थान पर पृथ्वी में अगर देखें, तो सामान्यतः एक दिन में 2 बार जलस्तर ऊपर उठता है, और एक दिन में 2 बार जलस्तर नीचे जाता है।
तो 2 उच्च ज्वार बनते हैं हर एक स्थान पर पृथ्वी में और 2 निम्न ज्वार बनते हैं, 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स जो हैं, लो टाइड्स की जगह आप एब भी कह सकते हो, भाटा। तो 2 ज्वार की स्थिति बनती है एक दिन में और 2 भाटे की स्थिति बनती है पृथ्वी पर हर एक स्थान पर सामान्यतः। अब ये जो 2 ज्वार बनते हैं या 2 बार यहाँ पे वाटर लेवल उठता है, ऊपर आता है, ये कब बनते हैं या कितने समय बाद बनते हैं? तो ये यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो टाइड बनेगा या महासागरीय जल स्तर वाटर लेवल ओशन का जो इस रीजन में ऊपर उठेगा, वो तब उठेगा जब ये पॉइंट ए जो है ये मून के ठीक सामने होगा, एग्जैक्टली मून के सामने होगा। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट जब मून के सामने था तब इसका पानी या जल स्तर जो है ऊपर उठा। अब वापस इस ए पॉइंट पर कब बनेगा ज्वार या कब पानी ऊपर उठेगा? तो ये पानी ऊपर उठ सकता है या तो तब जब वापस से पृथ्वी गोल घूम के रोटेशन के बाद 24 घंटे के बाद आ जाए, वापस चंद्रमा के सामने ये ए पॉइंट आ जाए, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये बी पॉइंट जो है ये मून के सामने आ जाए, तब भी ज्वार बन जाएगा, क्योंकि जब ए में टाइड बन रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके ठीक पीछे की तरफ विपरीत दिशा में या 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर 180 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पे भी तो टाइड बनता है। तो ये बी पॉइंट पे भी टाइड बन रहा है जब ए पे बन रहा है। तो इसीलिए ए पे जो दूसरा टाइड बनेगा उसके लिए क्या होना जरूरी है कि बी पॉइंट जो है वो मून के सामने आ जाए। पर एक बार के लिए हम ये बी पॉइंट को कंसिडर करना छोड़ देते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि ए जो है उस पर वापस से पानी को ऊपर उठने के लिए ए को वापस चंद्रमा के सामने आना पड़ेगा। सपोज हम ये कल्पना करते हैं, तो ए को अगर वापस सामने आना पड़ेगा तो ये ए पॉइंट चंद्रमा के ठीक सामने वापस कितने समय बाद आ सकता है? ये तब आ सकता है जब अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले। रोटेशन या घूर्णन किसका? ऑफ अर्थ। पृथ्वी जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तब जाकर ए पॉइंट जो है वापस एग्जैक्टली सामने आ जाएगा, किसके? चंद्रमा के। और पृथ्वी रोटेशन कंप्लीट करती है लगभग कितने समय में? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में जब ए घूमकर वापस इस पॉइंट पे आएगा तब जो है चंद्रमा यहाँ पे खड़ा नहीं है या यहाँ पे उसकी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा भी स्थिर नहीं है। मून इज नॉट स्टेबल। By the time Earth rotates and that particular point comes in front of moon, तब तक वो जो मून का पोजीशन था वो चेंज हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इसीलिए जब तक ए पॉइंट वापस यहाँ आता है तब तक मून आगे बढ़ चुका होता है अपने ऑर्बिट में और यहाँ आ जाता है। और मून जब थोड़ा सा आगे आ गया तो इस ए पॉइंट को और थोड़ा सा घूमना पड़ेगा ताकि ये चंद्रमा के एग्जैक्टली सामने आ सके। और इसी वजह से 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है ए को एग्जैक्टली सामने आने में, चंद्रमा के एग्जैक्टली सामने आने में। तो कितना समय लगता है? 24 घंटे तो यहाँ पे लग ही चुके थे। 24 घंटे के बाद 52 मिनट जो है, 52 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं ताकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो ए के सीध में आ सके वापस से। तो अगर किसी भी स्थान पर उच्च ज्वार या जल स्तर का ऊपर उठना, वाटर लेवल का राइज अप होना केवल एक ही रीजन से हो रहा होता, जो कि है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ही, यदि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून जो है उसी के कारण वाटर लेवल राइज अप होता, तो ए पॉइंट को वापस मून के सामने आना पड़ता। और ए पॉइंट मून के सामने कितने समय बाद आता? 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। और तभी ए पॉइंट पर दूसरा उच्च ज्वार बनता या दूसरा हाई टाइड बनता। पर ए को वापस सामने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बनता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उच्च ज्वार बनता है, तो उसके 180 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा, वहां पर किसकी वजह से बनता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इसीलिए ए को एग्जैक्टली मून के सामने आने की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट जो है वो भी अगर मून के सामने आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। तो बी पॉइंट कितने समय बाद मून के सामने आ सकता है, चंद्रमा के सामने आ सकता है? तो वो देखिए बी पॉइंट को कितना समय लगेगा। यहां पर अगर हम देखें, ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब अर्थ जब रोटेट करेगी
तो लगभग 24 घंटे में कंप्लीट एक रोटेशन होता है। तो बी को मून के सामने आने के लिए पृथ्वी को आधा ही घूमना पड़ेगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाफ रोटेशन और आधे रोटेशन में अर्थ को कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। पर जब तक 12 घंटे में बी यहाँ आता है, इस पॉइंट पे बी आ जाता है, तब तक मून यहाँ नहीं रहता, मून थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और इसीलिए बी को मून के साथ सीध बनाने के लिए थोड़ा और घूमना पड़ता है, और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो है 26 मिनट। तो ए पर या ए पॉइंट पर किसी भी एक स्थान पर जो दूसरा ज्वार बनेगा वो इसके आधे समय में बनेगा, मतलब 12 घंटे और 26 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पर एक दिन में 2 टाइड्स बनते हैं और 2 भाटे की स्थिति बनती है एक दिन में। 2 टाइड्स एंड 2 एब्स की कंडीशन बनती है। 2 बार वाटर लेवल राइज अप होता है, 2 बार वाटर लेवल नीचे जाता है। और जो 2 बार वाटर लेवल ऊपर उठेगा, उन ऊपर उठे हुए जल स्तर के का जो समय है उसमें कितने घंटे का फर्क होगा? 2 ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का फर्क होगा। और एक ज्वार और एक भाटे के बीच में, मतलब पानी का नीचे उतरना और ऊपर उठना, ये ऊपर उठना, भाटा मतलब नीचे उतरना। तो एक टाइड और एक एब के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो 6, इसका आधा, 6 घंटे 13 मिनट का समय का अंतराल होता है। मतलब किसी भी एक तटवर्ती क्षेत्र में अगर जल स्तर उच्च है तो 6 घंटे 13 मिनट बाद उसमें जल स्तर सबसे निम्नतम स्तर पे होगा, और वापस से 6 घंटे 13 मिनट बाद वापस जल स्तर ऊपर होगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद नीचे होगा। तो इस तरह से हर 6 घंटे 13 मिनट के बाद ऊपर नीचे होता रहता है जल स्तर। तो ये टाइम ड्यूरेशन लगती है, या इतना समय लगता है महासागरीय जल स्तर को ऊपर उठने में और नीचे जाने में। और ये 12 घंटे 6 घंटे, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से। ये 52 मिनट्स 52 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं, या 26 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं, या 13 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्थिर नहीं है। जब तक ए पॉइंट आता है मून के सामने, तब तक मून अपने ऑर्बिट में आगे जा चुका होता है, पृथ्वी के चारों ओर रोटेट रिवॉल्व कर रहा है मून, और इसीलिए मून के साथ स्थिति वापस सीध बनाने के लिए थोड़ा सा और रोटेशन करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर या किसी भी महासागर में एक दिन में, इन 1 डे, 2 हाई टाइड्स बनती हैं, मतलब 2 बार पानी ऊपर उठता है, 2 उच्च ज्वार एक दिन में, और 2 निम्न ज्वार बनते हैं, निम्न ज्वार, या इनको भाटा भी कह सकते हो, या लो टाइड। और इन 2 उच्च ज्वारों के बीच में एक वाटर लेवल राइज अप हुआ और दूसरा जो वाटर लेवल राइज अप होगा, उनके बीच में समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे का होता है, 12 घंटे और 26 मिनट का। और एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार में जो समय अंतराल होता है, टाइम का ड्यूरेशन होता है, वो 6 घंटे 13 मिनट का होता है। और एक निम्न ज्वार और दूसरे निम्न ज्वार में जो समय अंतराल होगा, मतलब एक बार पानी नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो ये जो नीचे जो पानी जाता है, इसमें जो समय अंतराल है वो भी कितना होगा? इतना ही होगा, 12 घंटे और 26 मिनट। अब ये जो मैंने आपको समझाया, इसी को हम एक GIF इमेज से देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। अब देखिए, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये एक पर्टिकुलर ए पॉइंट है, यहाँ से रोटेशन शुरू हुआ। बाय द टाइम ये रोटेट करके अर्थ का ये पॉइंट मून के सामने जब तक पहुंचेगा, इस स्थिति में यहाँ से स्टार्ट हुआ था रोटेशन, तब तक मून आगे निकल गया, इसलिए थोड़ा सा रोटेशन एक्स्ट्रा करना पड़ा ज्यादा। तो ये देखिए 24 घंटे में वापस पृथ्वी वहां पहुंच गई। पर यहाँ पर ये जो 50 मिनट लिखा है, 50 की जगह 52 मिनट लगता है, तो इसमें GIF इमेज में 50 मिनट्स लिखा है, वो 52 मिनट्स होना चाहिए। बट फिर भी आप इस इमेज को देखिए और इस वाटर लेवल को देखिए, तो देखिए हाई टाइड, लो टाइड, ये टाइम ड्यूरेशन इसमें थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। और वो किस वजह से? क्योंकि मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, उस वजह से। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी।
तो ज्वार जो है टाइड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमने देखा कि एक दिन में 2 हाई टाइड्स बनते हैं और 2 लो टाइड्स बनते हैं। अब देखिए ज्वार के अगर हम प्रकार की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे तरह से टाइप्स देखे जा सकते हैं टाइड्स के, बट सबसे प्रमुख और मेजर जो टाइप हम देखते हैं वो है ये, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार और नीप टाइड, लघु ज्वार। स्प्रिंग टाइड जो है इसमें जो ज्वार होते हैं या हाई टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स या उच्च ज्वार जिसको हम कह सकते हैं, ये बहुत ऊंचे बनते हैं, सामान्य से 20% ऊंचे, 20% ऊंचे। और जो नीप टाइड होती है लघु ज्वार, इसमें सामान्य से 20% नीचे ज्वार बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था जिसमें कोस्टल रीजन में, तटवर्ती क्षेत्र में पानी भर रहा था, ऊपर तक जा रहा था वाटर लेवल, फिर नीचे तक आ रहा था। तो जब स्प्रिंग टाइड होती है तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, बहुत हाई लेवल तक जो है वाटर राइज अप होता है। और जब नीप टाइड होता है या लघु ज्वार होता है तब पानी इतना ज्यादा ऊपर नहीं उठता, जितना सामान्यतः उठता है उससे थोड़ा सा कम ऊपर उठता है। तो वाटर लेवल के राइजिंग और फॉलिंग डाउन में थोड़ा सा फर्क होता है, ऊपर उठने और नीचे की तरफ गिरने में फर्क होता है। इन दोनों टाइड्स में ये डिफरेंस है। अच्छा, जब भी 20% ऊंचे ज्वार बनते हैं तब 20% नीचे ज्वार भी बनेंगे। मतलब नॉर्मल जो टाइड्स हैं उसमें जितना वाटर लेवल राइज अप होता है उससे 20% ज्यादा वाटर लेवल राइज अप होगा, पानी थोड़ा 20% ज्यादा ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठ रहा है जल तो उतना ही ज्यादा वो नीचे भी जाता है। तो अगर ज्वार या हाई टाइड के जो ऊंचाई है उसमें अगर बढ़ोतरी हुई है तो निम्न ज्वार जो है वो भी और ज्यादा नीचे बनेगी। ये आपको हमेशा टाइड के साथ रिलेट करना है। तो जितना पानी ऊपर उठेगा उतना ही पानी नीचे भी जाता है। तो 20% ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये दोनों में हो रही है, हाई टाइड में भी हो रही है और लो टाइड में और निम्न स्तर पे जा रहा है। तो अब जो दो टाइड्स हैं, प्रकार जो हैं ज्वार के दो, इन दोनों को हम देखते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। स्प्रिंग टाइड को सबसे पहले समझते हैं। देखिए स्प्रिंग टाइड की स्थिति तब बनती है जब मून और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एप्लीकेबल होता है या पृथ्वी के समुद्र के ऊपर प्रभावी हो जाता है। तो सूर्य जो है सन, ये मून है और ये है अर्थ। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, अलाइंड होते हैं, तीनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही जगह होती है, एक ही साइड होती है, तो इस स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पानी को खींच रहा है, अर्थ के वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। और चंद्रमा जो है मून, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी महासागरीय जल को या अर्थ पे जो वाटर है उसको खींच रहा है। और दोनों के इफेक्ट की वजह से जितने टाइड्स ऊपर उठने चाहिए या जितना पानी ऊपर उठना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर उठेगा, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए सामान्यतः जितने ज्वार ऊपर उठते हैं, मान लीजिए नॉर्मली जो टाइड्स है उसका वाटर लेवल, जल स्तर इतना ही ऊपर उठता है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा पानी ऊपर उठेगा। और कितना ज्यादा ऊपर उठेगा? 20% ज्यादा। और जितना यहाँ पे पानी ऊपर उठ रहा है उतना ही ज्यादा अपकेंद्रीय बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही अपकेंद्रीय बल की वजह से दूसरी तरफ भी जल ऊपर उठेगा। तो जितना यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है उतना ही वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, उसके बराबर उतना ही ज्यादा लगेगा। इसीलिए इस तरफ जितना ज्यादा पानी ऊपर उठता है दूसरी तरफ भी उतना ही ज्यादा पानी उठता है, ऊपर उठता है। इसीलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीध में होते हैं तब जो पृथ्वी पर ज्वार बनते हैं वो सामान्य जल स्तर जितना ऊपर उठता है उससे थोड़ा 20% ज्यादा ऊपर उठते हैं। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति कहलाती है सिज़िगी की स्थिति, वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन है, पहला तो ये हुआ जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति है। दूसरी कंडीशन ये है जब सन और मून के बीच में अर्थ है, इस तरफ मून है, तो इस समय भी दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है समुद्री जल को या महासागरीय जल को ऊपर उठाने में मदद कर रहा है। कैसे? तो अगर हम देखें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से मान लीजिए जो पानी है वो इतना ऊपर उठता,
और उतना ही जितना मून ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगा रहा है उतना ही दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, अपकेंद्रीय बल, तो जल स्तर इतना ऊपर उठता। पर इस ऊपर उठे हुए जल स्तर के ऊपर फिर प्रभावी हो गया क्या, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सूर्य भी खींच रहा है इस तरफ, इसीलिए जो वाटर लेवल है वो थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। और सूर्य की तरफ अगर जल स्तर थोड़ा और ऊपर उठ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी थोड़ा जल स्तर जो है वो और ऊपर उठेगा। इसीलिए कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में है सूर्य और चंद्रमा, फिर भी उसके बावजूद भी दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है अर्थ पर, और नॉर्मल जो टाइड की हाइट होती है उससे ज्यादा ऊंचे ज्वार जो हैं वो उठते हैं। और कितने ज्यादा ऊंचे, 20% ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो इस तरह से 20% ऊंचे ज्वार जब उठते हैं उसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड, या फिर उसको हम कह सकते हैं दीर्घ ज्वार। और दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ये सीध में होते हैं। ये सीध में कब होते हैं, तो ये हर महीने 2 बार सीध में होते हैं। अब ये कब होंगे वो देखिए, ये सूर्य है, अगर हम चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर प्रदीप्ति का वृत्त बनाए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो चंद्रमा का वो भाग जो सूर्य की तरफ है, मून का वो पार्ट जो सन की तरफ है, वहां पर उजाला होगा, और पीछे वाला जो भाग है मून का, वहां पर अंधेरा होगा, इस तरह से। और अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, ये व्यक्ति है मान लीजिए, ये व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है और पृथ्वी से चंद्रमा को देख रहा है, तो यदि ये पृथ्वी से चंद्रमा को देख रहा है तो इसको चंद्रमा पे प्रकाश नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, इसको नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसके एंगल से अगर देखें तो चंद्रमा जो है ये अंधकारमय है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की दूसरी डायरेक्शन में या दूसरे भाग पे पड़ रहा है। इसीलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें अमावस्या की स्थिति देखने को मिलती है, अमावस्या की स्थिति, या इसे न्यू मून की कंडीशन कहते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा को और इस पे प्रदीप्ति का वृत्त बनाए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो चंद्रमा का सूर्य की तरफ जो भाग है वो तो उजाले वाला है, और पीछे वाला जो भाग है ये अंधकारमय है। और हम पृथ्वी से यदि हम देखें, अर्थ से अगर हम देखें, यहाँ कोई व्यक्ति है, पृथ्वी से देखने पर ये जो है चंद्रमा हमें पूरा का पूरा प्रकाशमान नजर आएगा, पूरा लाइटेड नजर आएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा, या फिर इसको इंग्लिश में फुल मून कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है, अमावस्या के समय और हर महीने पूर्णिमा के समय। तो हर महीने में 2 बार बनती है दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड की स्थिति, एक बार अमावस्या के टाइम पर, एक बार पूर्णिमा के समय पर। और अब आपको लग रहा होगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ये सीध में है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच नहीं रहा होगा क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है वो बीच में नहीं आई है। अगर हम देखें, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ये अपने ऑर्बिट, अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। हमें लगता है चंद्रमा की जो कक्षा है पृथ्वी के चारों ओर, वो कक्षा पृथ्वी की कक्षा से मेल खाती है, पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। ये अगर पृथ्वी है तो चंद्रमा रिवॉल्व थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में कर रहा है, इस तरह से। और इस तरह से अगर चंद्रमा की कक्षा है तो भले ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीध में आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, तो हम कह तो रहे हैं कि ये सीध में आ चुके हैं, पर फिर भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है। तो चंद्रमा की जो कक्षा है, ऑर्बिट जो है मून का, वो ऑर्बिट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है। इसी वजह से पृथ्वी जो है ये चंद्रमा की तरफ जो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है उसको रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और अगला जो हम क्लास करेंगे उसमें हम यही समझेंगे कि किस तरह से चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्र और सूर्य ग्रहण की स्थिति कभी कभी बनती है, हर महीने नहीं बनती, और इसी वजह से ये जो पृथ्वी है ये प्रकाश को रोक नहीं सकती है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा की ओर पहुंचने में बीच में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है। और वैसे सामान्यतः जो ग्रहण लगते हैं या फिर जो एक्लिप्स की स्थिति बनती है, सूर्य ग्रहण जो है वो तब बनता है जब पृथ्वी
और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा ढक देता है सूर्य को, तब बनती है सूर्य ग्रहण की स्थिति। पर हर महीने नहीं बनती, क्योंकि चंद्रमा जो है एक टिल्टेड मैनर में या एक झुकी हुई कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति के अलावा चंद्र ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती, तब बनती है चंद्र ग्रहण की स्थिति। पर हर महीने नहीं बनती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप स्प्रिंग टाइड आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घ ज्वार जो है उसमें 20% ऊंचे ज्वार उठते हैं। अब ये जो सीध में आने वाली स्थिति है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की, इसे हम कहते हैं सिजगी। सिजगी की स्थिति कहा जाता है। ये भी सिजगी की स्थिति है, ये भी सिजगी की स्थिति है। और जब चंद्रमा बीच में होता है और सूर्य और पृथ्वी उसके दोनों तरफ होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कंजंक्शन या फिर युति की स्थिति। और दूसरी ये वाली जो कंडीशन है जिसमें अर्थ बीच में है, पृथ्वी बीच में, सूर्य और चंद्रमा उसके दोनों तरफ है, इस स्थिति को कहते हैं अपोजिशन या व्युति की स्थिति। और युति की स्थिति जो है ये बनती है अमावस्या के समय, और व्युति या अपोजिशन की जो कंडीशन है ये बनती है पूर्णिमा के समय। और स्प्रिंग टाइड जो है दीर्घ ज्वार, वो महीने में 2 बार बनते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान। और जब भी दीर्घ ज्वार बनते हैं स्प्रिंग टाइड, तब नॉर्मल से, सामान्य से 20% ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब जो दूसरे टाइप है टाइड का, उसको डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं नीप टाइड। नीप टाइड, या इसको लघु ज्वार भी कह सकते हैं। नीप टाइड या लघु ज्वार कब बनते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति पर होते हैं, एक 90 डिग्री के एंगुलर कंडीशन पे होते हैं, पोजीशन पे होते हैं। सन जहां पर है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे मून होगा, उस स्थिति को के दौरान नीप टाइड या लघु ज्वार बनते हैं। अब होता क्या है, पृथ्वी पर जो समुद्र है, महासागरीय जल, उसको यहाँ इस तरफ चंद्रमा भी खींच रहा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून खींच रहा है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, विपरीत दिशा में खींच रहा है सूर्य। तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहा है, अलग अलग दिशाओं में लग रहा है। इसी वजह से जितने नॉर्मली ऊंचे ज्वार होने चाहिए उससे थोड़े कम ऊंचे ज्वार बनते हैं, और सामान्य से 20% नीचे ज्वार की स्थिति बनती। मतलब टाइड के दौरान जल स्तर इतना ज्यादा ऊपर नहीं उठता, थोड़ा कम ऊपर उठता है, क्योंकि यहाँ पर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहा है। अब इस कंडीशन पे जब 90 डिग्री पर स्थित होते हैं या समकोण की स्थिति पर होते हैं ये तीनों, तब जो टाइड बनेगा या ज्वार बनेगा वो बनेगा तो चंद्रमा की तरफ ही। मतलब हाई टाइड जो बनेगा, उच्च ज्वार, वो चंद्रमा की तरफ ही बनेगा। और भाटे की जो स्थिति बनेगी, एब मतलब वाटर लेवल का नीचे जाना, ये भाटे की स्थिति कहाँ बनेगी? सूर्य की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा का दोनों का अगर कंपैरेटिवली देखें या दोनों का कंपटीशन हो, तो किसका ग्रेविटेशनल ज्यादा फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है? मून का ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इसीलिए चंद्रमा वाली तरफ पानी ऊपर उठ रहा है, जबकि सूर्य वाली तरफ जो है जल स्तर नीचे जा रहा है। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं तो हाई टाइड बनेगा मून वाली साइड पर, चंद्रमा वाली तरफ। और जब चंद्रमा वाली तरफ ज्वार बनता है तो क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अलग दिशा में खींच रहा है पानी को, इसीलिए वाटर की जो हाइट है या जल स्तर जो इतना ऊंचा होना चाहिए उससे थोड़ा सा नीचा होगा। तो इसीलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री की कोणीय स्थिति पर होते हैं या समकोण की स्थिति पर होते हैं, तब सामान्य से थोड़े नीचे ज्वार बनते हैं, जल स्तर इतना ऊपर उठ नहीं पाता है। अब ये कब होता है स्थिति, या इस तरह से कब होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी? ये भी महीने में 2 बार इस स्थिति में होते हैं, और ये स्थिति बनती है हर पखवाड़े के या फोर्टनाइट के 7वें या 8वें दिन। पखवाड़ा क्या होता है? 15-15 दिन का जो स्लॉट होता है उसको पखवाड़ा कहते हैं। जैसे हम हिंदी कैलेंडर में बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है उसकी सप्तमी और अष्टमी को जो ज्वार होते हैं, टाइड्स, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये जो नीप टाइड है, लघु ज्वार, ये कब बनते हैं? हर पखवाड़े के 7वें या 8वें दिन बनते हैं,
और नीप टाइड के दौरान 20% सामान्य से जनरली जितना पानी ऊपर उठता है उससे 20% कम ऊपर उठता है, क्योंकि इस तरह से कंडीशन होती है, स्थिति होती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की। तो हमने दो तरह के ज्वार कर चुके हैं हम, स्प्रिंग टाइड दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए मेन जो टाइप्स हैं टाइड के वो तो हमने डिटेल में समझ लिए। अब कुछ और तरीके भी हो सकते हैं टाइड्स के प्रकार बताने के या ज्वार के टाइप्स बताने के। अब वो और तरीके क्या हैं? तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कि एक दिन में कितनी बार ज्वार आ रहे हैं, उनके स्थिति पर, उसके आधार पर टाइड्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला प्रकार जो है वो है अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी डायर्नल टाइड्स। सेमी डायर्नल का मतलब है एक दिन में 2 ज्वार, 2 उच्च ज्वार, एक दिन में 2 उच्च ज्वार आना। मतलब कोई भी तटवर्ती क्षेत्र है, अगर ये कोस्टल रीजन है तो इसमें एक दिन में 2 बार पानी ऊपर उठेगा। ये मान लीजिए पानी का उच्चतम स्तर है, ये 2 बार पानी इस तरह से ऊपर उठेगा और 2 बार पानी जो है वो नीचे जाएगा। तो किसी तटवर्ती क्षेत्र में या किसी स्थान में 2 बार पानी का ऊपर जाना एक दिन के अंदर और 2 बार नीचे आना। तो पहले एक बार पानी ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है और फिर वापस नीचे जाता है। तो इस तरह की स्थिति जब होती है एक दिन में 2 बार ऊपर जाना पानी का और 2 बार नीचे जाना आना, उसे कहते हैं अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी डायर्नल टाइड्स। और 2 बार जो जलस्तर ऊपर उठता है वो दोनों 2 बार उठने वाले जलस्तर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। हाई टाइड्स जो बनती हैं उच्च ज्वार, उसकी ऊंचाई दोनों बार बराबर होती है। दिन में 2 बार बनता भी है और दोनों बार उसकी ऊंचाई जो है जल स्तर की वो सेम होती है। तो ऐसी टाइड्स जो होती है उनको कहते हैं सेमी डायर्नल या अर्ध दैनिक ज्वार। इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं दैनिक ज्वार। यदि कोई स्थान ऐसा हो जहां पर एक दिन में सिर्फ एक ही बार पानी ऊपर उठ रहा हो और एक ही बार पानी नीचे उतर रहा हो, तो एक बार जब ये स्थिति होती है, एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड, उसे हम कहते हैं दैनिक ज्वार या फिर डायर्नल टाइड्स। ये डायर्नल टाइड्स कैसे बन सकती हैं या क्यों बन सकती हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि सामान्यतः पृथ्वी में सभी स्थानों पर एक दिन में 2 ज्वार बनते हैं, मतलब 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स। तो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस ऐसी क्यों रह जाती जहां एक ही टाइड बन पाता है या एक ही हाई टाइड बन पाता है एक दिन में? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है अर्थ पे 2 टाइड्स जब बनते हैं तब बनते हैं जब कोई 2 पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे हैं, 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर है, जैसे ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों स्थानों पर अगर जल होगा या महासागर होगा तभी इन स्थानों पर एक दिन में 2 बार ज्वार बनेंगे या 2 बार उच्च ज्वार बनेंगे, हाई टाइड। क्योंकि एक बार तो ए आ जाएगा चंद्रमा के सामने, दूसरी बार बी आ जाएगा चंद्रमा के सामने। एक बार ए की तरफ जो ज्वार बनेगा टाइड वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बनेगा और एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बनेगा, अपकेंद्रीय बल से। पर यदि इस ए पॉइंट के ठीक 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर कोई जलीय भाग ना हो, कोई वाटर रीजन ना हो और कोई स्थलीय भाग हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ए पर जो ज्वार बनेंगे टाइड या उच्च जल स्तर जो ऊपर जाएगा वो केवल तभी जाएगा जब ए खुद चंद्रमा के सामने आएगा, तभी इस पे हाई टाइड बनेगा। और उसके ऑपोजिट जो ये बी पार्ट है, ये बी जब मून के सामने आएगा तब ए पे कोई टाइड नहीं बनेगा, क्योंकि बी वाले क्षेत्र में स्थलीय भाग है और लैंड रीजन को जो है वो मून कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लैंड रीजन को राइज अप नहीं कर सकता, ऊपर नहीं उठा सकता। तो इसीलिए पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे रह जाते हैं जहां पर जिनके ठीक 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर कोई स्थल भाग होता है। तो जब भी किसी वाटर बॉडी के ठीक 180 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे कोई लैंड रीजन होता है तो उस वाटर बॉडी वाले क्षेत्र में केवल एक दिन में एक बार ही ज्वार या एक बार ही भाटे की स्थिति बनती है, तो उसे कहते हैं डायर्नल या दैनिक ज्वार। फिर तीसरा प्रकार है मिश्रित ज्वार या मिक्स्ड टाइड। मिक्स्ड टाइड जो है ये एग्जैक्टली सेम है सेमी डायर्नल टाइड्स के जैसे, अर्ध दैनिक ज्वार के जैसे। मिक्स्ड टाइड का मतलब ये है कि किसी भी एक स्थान पर 2 बार जल स्तर ऊपर उठेगा और 2 बार जल स्तर नीचे जाएगा।
परंतु 2 बार जो जल स्तर ऊपर उठेगा उसमें दोनों बार ऊपर उठे हुए जल स्तर की हाइट अलग अलग होगी। एक बार पानी बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा, दूसरी बार थोड़ा कम ऊपर उठेगा। और नीचे जो जा रहा है जल स्तर, पानी जब नीचे जाता है तो एक बार बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, एक बार थोड़ा कम नीचे जाएगा। तो ये जो टाइड 2 बार बनते हैं ज्वार और भाटा, उनकी हाइट में डिफरेंस होता है। तो ऐसी जो टाइड्स बनती हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित ज्वार या मिक्स्ड टाइड। तो ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये जो है 3 टाइप्स हैं आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। एक दिन में 2 बार जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आएंगे बराबर हाइट के तो उसे कहेंगे अर्धदैनिक। एक दिन में जब एक बार उच्च ज्वार और एक बार निम्न ज्वार आएगा तो उसे डायरनल कहेंगे। मिश्रित या मिक्स्ड टाइड या मिक्स्ड ज्वार जो है वो उसे कहा जाता है जब एक दिन में 2 बार हाई टाइड उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आता है, पर उनकी सबकी हाइट जो है वो डिफरेंट होती है या हर बार हाइट वेरी करती है। अब देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर भी हम प्रकार देखते हैं, ज्वार के टाइप्स देखते हैं। इन तीनों की पोजीशन के बेसिस पर जो टाइड्स हम देखते हैं उनमें से 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार मतलब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड ऑलरेडी देख चुके हैं। स्प्रिंग टाइड तो तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, स्प्रिंग टाइड तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीध में होते हैं, मतलब न्यू मून और फुल मून के समय, अमावस्या और पूर्णिमा के समय। और नीप टाइड कब बनता है जब समकोण की स्थिति पे होते हैं, 90 डिग्री वाली कंडीशन में होते हैं, सन, मून एंड अर्थ। अब देखिए उपभू या पेरिजी टाइड। ये पेरिजी उपभू क्या होता है? देखिए, उपभू के साथ हम एक और देख लेते हैं, अपभू। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, पेरिजी और एपीजी को। ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर चंद्रमा जो है वो रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है। और मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ पर है, कभी चंद्रमा यहाँ पर है अपनी कक्षा में, तो मून जो है अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर। और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जिस तरह से हमने देखा था कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कक्षा में, ऑर्बिट में एक समय ऐसा आता है जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम होता है, एक समय ऐसा आता है जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से चंद्रमा, मून भी जब अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो कभी तो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है कक्षा में, कभी चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है। तो जब मून चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बहुत कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो उसे कहते हैं उपभू, पेरिजी की कंडीशन या उपभू की स्थिति कहते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम डिस्टेंस होता है। और जब मून और अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, सबसे ज्यादा दूरी होती है, उसे कहते हैं अपभू, या इसे हम कह सकते हैं एपोजी। तो ये पेरिजी और एपोजी की कंडीशन होती है। ये फिक्स नहीं है, हर महीने ये डेट्स जो है फिक्स नहीं है, तो इसीलिए आपको डेट्स रटने की जरूरत नहीं है। तो कभी तो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, कभी चंद्रमा पृथ्वी के बहुत दूर होता है। जब भी चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तब ज्वार के ऊपर या समुद्री जल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होगा। और इसीलिए जब भी पेरिजी की कंडीशन होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है उपभू की स्थिति के दौरान, तब सामान्य से थोड़े ऊंचे ज्वार बनते हैं। ऊंचे ज्वार बनेंगे, मतलब जितनी भी टाइड्स बनती हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो पृथ्वी पर ज्यादा लगने लग जाता है। और जब एपोजी की कंडीशन होती है, मतलब जब चंद्रमा बहुत ज्यादा दूर होता है पृथ्वी से, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगता है अर्थ के ऊपर। इसीलिए जितनी ज्वार की ऊंचाई होनी चाहिए उससे थोड़ी कम ऊंचाई होती है, तो थोड़े कम ऊंचे ज्वार बनते हैं। तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर हमने 4 प्रकार के ज्वार तो देख लिए।
दो और प्रकार के हम ज्वार देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे उपसौर और अपसौर की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, मतलब एपहीलियन और पेरीहीलियन कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ता है टाइड्स पर। उपसौर की स्थिति जो होती है, पेरीहीलियन की कंडीशन, ये तब होती है जब सन और अर्थ के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी की कक्षा, और यहाँ पर अगर अर्थ है, तो इस स्थिति में सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। और अगर यहाँ पे अर्थ होती, पृथ्वी यहाँ होती, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता। जब सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो ज्वार बनते हैं, टाइड्स जो बनते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनकी ऊंचाई जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो ये कब होता है? अपसौर की स्थिति के दौरान पेरीहीलियन की कंडीशन के टाइम पे हाइट टाइड्स की बढ़ जाती है। और एपहीलियन की कंडीशन जो होती है, एपहीलियन जिसे हम अपसौर भी कहते हैं, अपसौर की स्थिति के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर थोड़ा कम लग रहा है। इसीलिए अपसौर की स्थिति के दौरान, एपहीलियन की कंडीशन के टाइम पर जो टाइड्स हैं ज्वार, उनकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती। तो ये जो है ये एक और टाइप हो गया। तो टोटल हमने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर जो ज्वार देखे टाइड्स, वो हो गए 6 प्रकार, 5 और 6। और बहुत सिंपल है, इसमें तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस देखा है, मून और अर्थ, और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, और इसमें सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर किया गया है। और ये जो 2 टाइप्स हैं, इसमें तीनों को देखा है, सन, मून और अर्थ, तीनों की स्थिति को देखा है। तो इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार ये 6 प्रकार के ज्वार होते हैं। अब देखिए कुछ फैक्चुअल चीजें। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार या सबसे ऊंचे उच्च ज्वार कहाँ बनते हैं? वाटर लेवल जब राइज अप होता है, महासागरीय जल स्तर जब ऊपर उठता है, उसको कहते हैं उच्च ज्वार, हाई टाइड। सबसे ऊंचे हाई टाइड्स कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। अब कनाडा में ये किस जगह है? तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर कनाडा का कुछ पार्ट जो है, यहाँ एक आइलैंड है, इस क्षेत्र में ये आइलैंड और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर है फंडी की खाड़ी, कुछ लगभग यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये फंडी की खाड़ी जो है, यहाँ विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं या बनते हैं। सबसे नीचे ज्वार, लोवेस्ट टाइड या सबसे कम ऊंचाई वाले उच्च ज्वार जो हैं वो कहाँ बनते हैं? तो सबसे कम ऊंचाई वाले उच्च ज्वार बनते हैं गुजरात में, ओखा तटवर्ती क्षेत्र में। ओखा कोस्ट है गुजरात में, वहां सबसे कम हाइट होती है टाइड्स की। अब देखिए, वैसे तो सामान्यतः किसी भी स्थान पर, पृथ्वी में किसी भी स्थान पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइड्स जो बनते हैं, एक दिन में 2 बार जल स्तर ऊपर उठता है और 2 बार नीचे जाता है। तो मतलब एक दिन में 2 ज्वार बन सकते हैं और 2 भाटे की स्थिति बन सकती है। पर साउथहैम्पटन जो है, यूके में साउथहैम्पटन नाम का स्थान है, वहां की खास बात यह है कि वहां एक दिन में 4 बार उच्च ज्वार की स्थिति होती है, हाई टाइड्स, उच्च ज्वार, और एक दिन में 4 बार ही भाटे की स्थिति होती है, मतलब पानी नीचे जाता है, एब की कंडीशन होती है। तो ये 4 बार भाटा कैसे आ सकता है और 4 बार ज्वार कैसे आ सकता है? तो 4 टाइम्स वाटर लेवल नीचे एब की कंडीशंस बनेगी और 4 टाइम वाटर लेवल ऊपर जाएगा, राइज अप होगा, हाई टाइड की कंडीशन बनेगी। वो इसलिए क्योंकि वो साउथहैम्पटन वाला जो प्लेस है, स्थान है, वो 2 सागरों के लगभग बीच में है। इसीलिए एक बार किसी और सागर से आ जाता है टाइड या पानी, और दूसरी बार दूसरे सागर से आ जाता है। अब वो कैसे आता है, वो मैप के थ्रू ही आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये यूके है, यूके में यहाँ ये साउथहैम्पटन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और साउथहैम्पटन वाला जो पॉइंट है, इसके दोनों तरफ 2 बड़े या प्रमुख सागर या जलराशियां हैं। एक तरफ तो है इंग्लिश चैनल, दूसरी तरफ ये जो पूरा पार्ट है ये है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो साउथहैम्पटन वाले स्थान पर 2 बार जो पानी आता है तटवर्ती क्षेत्र की तरफ,
वो 2 बार पानी आ जाता है इंग्लिश चैनल से, मतलब 2 टाइड्स और 2 एब्स जो बनते हैं वो इंग्लिश चैनल की वजह से बनते हैं। तो इंग्लिश चैनल के कारण 2 ज्वार और 2 भाटे की स्थिति बनती है, 2 बार पानी ऊपर उठता है, 2 बार नीचे जाता है। इसी तरह से उत्तरी सागर वाली तरफ से भी इसकी तरफ जल आता है और उस वजह से 2 बार ज्वार और 2 बार भाटे की स्थिति बनती है नॉर्थ सी की तरफ से या उत्तरी सागर के कारण। तो 2 बार वाटर लेवल नॉर्थ सी के कारण राइज अप होगा और फॉल डाउन होगा। तो टोटल जो है वो 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार इधर से उच्च ज्वार, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो साउथहैम्पटन एक ऐसा स्थान है जहां पर 2 बार उच्च ज्वार की स्थिति बनती है इंग्लिश चैनल से और 2 बार उच्च ज्वार की स्थिति बनती है नॉर्थ सी के जल के कारण, उत्तरी सागर का जल आता है इसकी तरफ। और इसी प्रकार 2 बार निम्न ज्वार या भाटे की स्थिति बनती है, भाटा या लो टाइड की कंडीशन बनती है। तो 2 बार लो टाइड की कंडीशन बनेगी इंग्लिश चैनल की वजह से और इसी तरह से 2 बार निम्न ज्वार की या लो टाइड की कंडीशन बनेगी नॉर्थ सी की तरफ से, नॉर्थ सी। तो टोटल हाई टाइड और लो टाइड कितनी हो गई? 4-4 हो गई दोनों, मतलब 2 बार जल स्तर ऊपर उठता है, 2 बार ही नीचे जाता है, क्योंकि 2 सागरीय क्षेत्रों के मध्य भाग में लगभग ये स्थित है इसलिए। तो ये फैक्चुअल चीजें हो गई कुछ इससे रिलेटेड। अब जो ज्वार है उसके कुछ प्रभाव भी हम देख लेते हैं बेसिक। ज्वार में आपने देखा कि तटवर्ती क्षेत्र में या कोस्टल रीजन पे उसका क्या प्रभाव होता है। तो ज्वार जब भी उठते हैं या टाइड्स जब भी आते हैं तो कोस्टल रीजन पे पहले तो पानी आता है जिससे वाटर लेवल राइज अप होता है, फिर पानी जाता है जिससे वाटर लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है। जब समुद्र का पानी आता है तो अपने साथ कई सारी समुद्री वस्तुओं को लेकर आता है, चीजों को लेकर आता है, जैसे शंख और भी बहुत सारी चीजें, सीपियां वगैरह। तो उनको वो पानी जब समुद्र का आता है तो वो कोस्ट पे तटवर्ती क्षेत्र पर उन चीजों को छोड़कर और फिर जब पानी पीछे जाता है तो पीछे चीजें वहीं पर रह जाती हैं। तो जब भी ज्वार आता है तटवर्ती क्षेत्र की तरफ तो समुद्री चीजें जो है वो पीछे छोड़ जाता है। तो मरीन ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे कोस्टल रीजन पे इन टाइड्स की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, टाइड्स जो आते और जाते हैं उन टाइड्स की ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा जो है उसका उपयोग किया जा सकता है विद्युत उत्पादन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो टाइड्स जो है या टाइडल एनर्जी जो है वो भी काफी यूजफुल है। इसी तरह से ये जो ज्वार है जिससे पानी ऊपर उठता और नीचे जाता है, तो पानी हमेशा मूविंग कंडीशन पे रहता है, मतलब आता रहता है फिर जाता रहता है, ऊपर उठता रहता है फिर नीचे जाता रहता है। तो ये मूविंग कंडीशन में जो वाटर होता है वो क्लीन होता है, साफ होता है। और इस तरह से पानी की जब गति होती रहती है तो आसानी से पानी जो है वो जमता नहीं है। तो इसीलिए ज्वार जो है ये जल को गतिशील रखते हैं, साफ रखते हैं और पानी को आसानी से जमने नहीं देते हैं। तो ये हेल्पफुल चीज है टाइड की। फिर टाइड्स अपने साथ मरीन ऑब्जेक्ट्स लाते हैं, समुद्री वस्तुएं लाती हैं तटवर्ती क्षेत्र पर, यह भी हमने देखा। अच्छा, तटवर्ती क्षेत्र पर जब भी ज्वार के कारण पानी आता है और वापस से फिर पीछे समुद्र की तरफ जाता है तो अपने साथ वो तटवर्ती क्षेत्र पे जो भी अवसाद होते हैं, गाद होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, वो अपने साथ पानी ले जाता है। इवन मिट्टी के साथ साथ कोई गंदगी भी होती है अगर तटवर्ती क्षेत्र में, कोस्टल रीजन पे, तो वो गंदगी भी वो समुद्र की तरफ ले जाते हैं टाइड्स जब आते हैं तब। तो समुद्री जल जो है वो जब तटवर्ती क्षेत्र की तरफ आता है तो वो अपने साथ गाद को ले जाता है, इसलिए कोस्टल रीजन से गाद हट जाती है, सिल्ट जो होते हैं या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो हट जाते हैं। तो डीसिल्टेशन के या गाद हटाने के, अवसादों को हटाने का काम करता है ज्वार या टाइड। फिर फिशिंग, मत्स्यन के लिए भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? जब तटवर्ती क्षेत्र की तरफ, कोस्टल रीजन की तरफ पानी आता है तो जहाज जो है, मछुआरे आसानी से अपने जहाज को वहां कोस्टल रीजन पे रख सकते हैं तटवर्ती क्षेत्र पर। जैसे ही पानी आएगा ज्वार के साथ या फिर वाटर लेवल राइज अप होगा, उस समय वो वहां पर अपने जहाज के साथ जो है समुद्र की तरफ जाने की तैयारी कर सकते हैं। और भाटे के साथ जब वो समुद्र की तरफ जाएंगे तो वहां से फिशिंग वगैरह करके और वापस वो सेफली टाइड के साथ वापस आ सकते हैं। तो मछुआरे जो हैं अपने नौवहन में इन ज्वार के जल का जो आना और पीछे आना, हटना और आगे आना, इसका उपयोग कर सकते हैं। कोस्ट की तरफ आ सकते हैं पानी के साथ और कोस्ट से दूर जा सकते हैं पानी के साथ। प्लस मत्स्यन में ये भी उपयोगी है कि जब पानी आता है तो पानी के साथ
तटवर्ती क्षेत्र में ही मछलियां आदि जो हैं उनकी भी कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकती है, थोड़ी बहुत कुछ मछलियां कोस्टल रीजन पे भी आ सकती हैं, तो वहां पे फिशिंग जो है वो इजी हो जाती है, थोड़ी सी मछुआरों को हेल्प मिलती है नेविगेशन में भी। फिर जहाज जो है उनको तटवर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करता है ज्वार का जल। जब ओशनिक वाटर, महासागरीय जल कोस्ट की तरफ बढ़ता है तो वो जल के साथ साथ शिप जो है वो भी धीरे धीरे आगे कोस्ट की तरफ बढ़ सकता है और कोस्टल रीजन में, तटवर्ती क्षेत्र में काफी अंदर तक जहाज प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए जहाज को तट तक पहुंचाने में भी ज्वार की मदद मिलती है, ज्वार से मदद मिलती है। तो टाइड्स जो है उनका अपना काफी सारे यूजेस हैं। हालांकि हर एक चीज के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो इसके भी थोड़े ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि ये गाद हटाता रहता है ज्वार जो है टाइड, इसकी वजह से ये नदियों का डेल्टा जो है, जहाँ पे ज्वार ज्यादा आते हैं वहां पे नदी का डेल्टा प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है और इसीलिए एस्चुरी की स्थिति बनती है, नदमुख बनता है जहाँ पे गाद इकट्ठी नहीं हो पाती। तो कुल मिला के अगर हम ज्वार की बात करें टाइड, उसके काफी सारे ये यूजेस हैं, कुछ बेसिक यूजेस। तो आज की क्लास में हमने देखा टाइड्स क्या होते हैं, ज्वार क्या होते हैं। ज्वार का मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे की तरफ जाना, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से। दूसरा किसका प्रभाव है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा कौन सा बल प्रभावी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और टाइड्स के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमने देखे थे। सबसे मेन टाइप्स क्या है? नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, और दूसरे टाइप्स भी हमने देखे। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ना तो ये प्री में कहीं लिखा हुआ है, ना मेंस में कहीं मेंशन्ड है, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में जो भी मिसलेनियस चीजें हैं या टॉपिक्स हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य दिवस, सौर दिवस वगैरह जो हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, जो किसी और चैप्टर में कंटिन्यू नहीं हो पाया या किसी और चैप्टर में जो टॉपिक्स नहीं हो पाए हैं उनको भी हम देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स में। और उसके साथ हम फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो बेसिक क्लासेस हो रही हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेंस के सिलेबस की तरफ जाएंगे और मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, चैप्टर रीड कीजिएगा। थैंक यू।